This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे, वो है पाकिस्तान कस्टम्स का किरदार पाकिस्तान की मईशत के अंदर, और उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कस्टम्स। वेलकम करूँगा सर आपको। थैंक यू। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इसी चीज़ से, क्योंकि हम मईशत के मुतालिक भी बात करें, ये बड़ा ज़रूरी है, और साथ साथ जोड़ते भी जाएं एक ताल्लुक़ को कि कस्टम्स का किरदार उसमें क्या रहा है। अभी हमारे यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो का जो एक टर्म है, काफ़ी आपको पता है कि इट इज़ टॉक्ड अबाउट द मोस्ट, आई वुड से इन सर्कल्स जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड हैं। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आगाही दीजिए कि ये सिलसिला क्या है और आप किस तरह से मुस्तकबिल में इस रेशियो को देखते हैं इम्प्रूव होते हुए। थैंक यू वेरी मच। एक दो दफ़ा पहले भी हमारा ये हमने जिक्र किया कि हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है डेफिनेटली वो बहुत कम है जी, और वी नीड टू इम्प्रूव इट। राइट। और बहरहाल अब ये है कि पिछले चंद सालों से हम कोई पिछले अगर 7-8 साल देखें तो हम बहुत नीचे भी चले गए, 8.5-9% के ऊपर। तो वहाँ से अभी हम होते होते कोई 11%, और अगर प्रोविंसेस का भी मिला लें तो थोड़ा सा और ऊपर। लेकिन ये है कि जो दूसरे ममालिक हैं लाइक श्रीलंका 15% और इंडिया 17.5-18%, तो इसी तरह जो बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी 20% है, यानी कि वो जीडीपी का 20% जो है वो। हम अभी बहुत नीचे हैं और हमें कोई कम से कम इसको कोई 14-15% पे ले जाना चाहिए। साथ ही गुजारिश कर दूं कि जब हम बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो की, 1% जीडीपी रेशो का मतलब तकरीबन कोई 3,500 अरब रुपए है। 350 जी हाँ, यानी कि अब आप ये देखें कि 300-350 अरब रुपए जमा करें तो 1% आपका जीडीपी इम्प्रूव होगा टैक्स टू जीडीपी रेशो। राइट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप 2 करने हैं 2% तो आपको 700 अरब रुपए जमा करना है। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है फ्रॉम द एंगल ऑफ एफबीआर, अगर आप इसको रेवेन्यू के साइड पर जी हाँ, रेवेन्यू के। लेकिन अब इसमें सिर्फ एफबीआर नहीं, कि जाहिर है कि दूसरे भी बहुत सारे कलेक्शन जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है पाकिस्तान का, प्रोविंसेस का भी है, हाँ। उनका एक अलग से बात कर लेते हैं। तो उसमें अब ये है कि क्योंकि आपने कस्टम्स की बात की, तो कस्टम्स इस वक्त जो टोटल रेवेन्यूज़ हैं उसका 41.3, कोई समझ लीजिए 41.5% टोटल रेवेन्यूज़ जो एफबीआर के इस दफ़ा जो हमारा टारगेट था 3100 का, लेकिन एक्सीड किया एफबीआर ने 3111 और 3115 पे आ गए हम। तो वो 3115 अरब रुपए जो है उसमें से 41.3% जो है वो कस्टम्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज कस्टम्स कंट्रीब्यूशन, प्राइमरीली कमिंग फ्रॉम इंपोर्ट रेगुलेशन। नहीं है इंपोर्ट का, इंपोर्ट, अच्छा, ये सारा का सारा इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो डिफरेंट टैक्सेस जमा कर रहा है कस्टम, उसमें कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, एफईडी है और विदहोल्डिंग टैक्स। तो ये जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, तो कस्टम्स जो है उसकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन कोई यानी कि 1300 अरब रुपए के करीब। अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन इन माय माइंड, द जनरल हायरार्की पीपल वुड लाइक टू नो। Primarily the customs would be headed by the member customs FBR. He would be the keeper, मतलब if I just make a general organogram, तो मैं अपनी रेफरेंस के लिए ऑर्गेनोग्राम में आप देखें कि कस्टम्स जो उसकी हायरार्की है वो एक नॉर्मली हमारी तकरीबन कोई कस्टम साइट के ऊपर कोई 12,000 के करीब एम्प्लॉयज़, 12,000 लोग काम कर रहे हैं जी। और एफबीआर में जो मुख्तलिफ हमारी जो है, तो उसमें कस्टम्स के थोड़े मतलब कि जो हैं उसको मेंबर कस्टम्स जो हैं एफबीआर लेवल पर चेयरमैन, देन मेंबर कस्टम्स, तो वो उसको बेसिकली इस तमाम को कर रहे हैं। लेकिन एफबीआर में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ना सिर्फ कस्टम्स बल्कि आईआरएस को, इनकम टैक्स और जो महकमा है हमारा सेल्स टैक्स का, उसको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइक मेंबर लीगल हैं, लीगल इश्यूज़ के ऊपर आईटी हैं, आईटी के ऊपर फेट हैं,
मेंबर जो कि टैक्स पेयर एजुकेशन और फैसिलिटेशन की, इसी तरह और अच्छा, कुछ they are all members हैं। related to the वो task भी अपना सपोर्ट के तौर पर कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो कस्टम्स को ऑपरेशनल जितने भी मैटर्स हैं, बजट मेकिंग, पॉलिसी, ये वो सारा मेंबर कस्टम्स ही उसको लुक आफ्टर करते हैं। नीचे फिर चीफ कलेक्टर्स हैं हाँ। मुल्क में, Chief Collector Customs, that is the number 2 in the hierarchy, yes. जी हाँ, और साथ उनके डायरेक्टर जनरल्स हैं, अच्छा और उसके बाद जो है वो तीसरा फिर कलेक्टर ऑफ कस्टम्स या डायरेक्टर ऑफ कस्टम्स जो हैं वो अच्छा। मुख्तलिफ जगह पर पूरे पाकिस्तान में पोस्टेड हैं, जो Right. ड्राई पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं उस पर। और उससे नीचे फिर ये है कि हमारे एडिशनल कलेक्टर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं, डीसीज, एसीज जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट कलेक्टर्स, राइट। और फिर उससे नीचे अगर आप प्रिवेंटिव साइड पे जाएं तो सुपरिंटेंडेंट, आईपीएस जो कि और प्रिवेंटिव सर्विस के इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर जो हैं और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स, जबकि अप्रेजिंग साइड पर अप्रेजर और प्रिंसिपल अप्रेजर्स हैं। राइट। तो दो हमारी साइड्स हैं, एक प्रिवेंटिव और दूसरी जो है वो अप्रेजमेंट। अप्रेजमेंट जो है बेसिकली ये सारे रेवेन्यू वहाँ से आते हैं। That is basically your Basically, area. तो That is हमने- your जी area. हाँ, तो So बेसिक valuation also. वैल्यूएशन भी और दूसरे भी, और 1200 हमने इस दफ़ा जो टोटल कलेक्शन है 3100 में से आप समझ लीजिए कि 1283 1300 ऑलमोस्ट अरब रुपए कस्टम्स डिपार्टमेंट ने इकट्ठे हम करते हैं। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो में जाहिर है कि बहुत अहम रोल Contribution हो है, गया, लेकिन बहुत इसके अलावा भी जाहिर है कि मईशत में उस पर हम आगे वो करेंगे कि इसका क्या रोल है। वैसे और ये क्या आपने बात बड़ा करते हैं। एसेंशियल देखें, आज आपने इस चीज़ को टच किया है कि लोगों को हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ द कफ तो बहुत बोल देते हैं और लोग उसे पर्टेन करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स और भाई इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही मिनिस्कुल होगी जब इंडिविजुअल लेवल पर मैं जाऊं। उनकी भी बहुत है, ये उनकी नहीं भी है, होगी, हाँ। उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और जाहिर है कि 60% जो है 40% कस्टम्स, 41-40 जी जी साढ़े उसमें सर एलटीयू की ज़्यादा मेरी ख्याल कंट्रीब्यूशन, ऐसा मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच नहीं, वो रहा हूं। ठीक है कि हमारी विद होल्डिंग रिजीम बहुत बड़ी है, लेकिन डेफिनेटली हमारा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने बहुत टैक्स जो है वो इकट्ठा किया और जीडीपी रेशो को इम्प्रूव सेल टैक्स इज आल्सो देयर। ओ यस, सेल्स टैक्स जो है एक इंपोर्ट स्टेज पे लेवी हो रहा है आधा, और आधा जो है हम समझ लीजिए कि वहाँ से आ रहा है जो कि डोमेस्टिक लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है और वहाँ से आ रहा है। बट कस्टम्स डजंट प्ले अ रोल व्हेन इट कम्स टू सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट। ऑन इम्पोर्ट इट इज यस, इम्पोर्ट साइड पर वही जमा कर रहे हैं कस्टम्स। कस्टम वो भी आपके खाते में फिर आया ना, फिर तो वो तभी तो वो 1283 अरब रुपए जमा किया है, इतना। मतलब वो भी खाता आपका है। और sales tax ऑलमोस्ट वाला। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो ये टोटल ग्रोथ है वो 26% है कस्टम साइड पर, जो रेवेन्यू की ग्रोथ है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पिछले सालों की अगर आप देखें तो एज अगेंस्ट 5-10%। हालांकि जीडीपी रेशो भी आप देखिए कि जितनी इंक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन भी नॉमिनल है, तो सारा कुछ लगाएं तो शायद 5-10% बढ़ना चाहिए, 10%, लेकिन 26% ग्रोथ इज़ वेरी decent, I would say. अच्छा, you would like to ponder on this. Some people within your organization otherwise also would like to say कि enforcement has improved through the years. So maybe it's because of enforcement. I just want a general view. 2-3 चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, कोई एक फैक्टर नहीं कर रहा हाँ, होता। okay. लेकिन एनफोर्समेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। उसमें मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एफसी और दूसरी जो एजेंसीज हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर मेनली पहला जहां पर इनकाउंटर होता है, उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रांगली इस वक्त जो है वो चेक है, और उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है शहरों के अंदर, और अंदर आके फिर कस्टम्स की बहुत बड़ा एनफोर्समेंट स्पेशल अभी इस रजीम ने आके तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जब काम किया है। ईरान से बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो करेक्शन हो गई है हमारी, पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था। तो वो ये तमाम चीज़ें हैं। सेकेंडली वैल्यूएशन के एस्पेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, तो वैल्यूएशन रोलिंग वैल्यूएशन जो है वो कुछ डेटाबेस, जी जी, तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाने की वजह से थोड़ा, तो ये मिक्स फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये तमाम ग्रोथ जो है इसको अचीव हम कर सकते हैं। लेकिन एनफोर्समेंट इज ऑफ कोर्स, आजकल तो आपके आईटी सिस्टम का भी हर बंदा वीबॉक करता रहता है। जी हाँ, वीबॉक इज आपके अफसर भी वीबॉक करते हैं, जो सारी जिंदगी में का बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन आज वो भी वीबॉक इसलिए कि मैं एक आपको वैसे गुजारिश करता हूँ जनरली आम तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए भी जी,
हमने कोई 10 साल कोशिश की कि हम कंप्यूटराइजेशन तो हम कर ही चुके थे जी, बहुत जी, पहले, जी। लेकिन हमने कंप्यूटर को भी साथ चलाया और फाइलों को भी। और हमारे बहुत मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में ऐसा ही हो रहा है कि आप कंप्यूटर डाटा भी मेंटेन कर रहे हैं और आप फाइलें को भी साथ चला रहे हैं, नोट शीट भी चल रही है, आप उस पर साइन भी कर रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं। नतीजा ये होता है कि फुली कंप्यूटराइजेशन अचीव हो ही नहीं सकती। मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को अपना तजर्बा देखते हुए ज़रूर कहूँगा कि आप कोई एक डेडलाइन फिक्स करें और पेपरलेस एनवायरनमेंट पे शिफ्ट हो जाए, चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, चाहे वो गाड़ियों की मोटर रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो ज़मीनों का रिकॉर्ड है। जब तक आप 2 पैरेलल स्ट्रीम चलाते हैं, लोग क्या करते हैं कि अच्छा बाद में डाटा फीड कर लेना, अच्छा बाद में ये कर देना, अभी तो फाइल के ऊपर करो, क्योंकि उनको एक आदत है पुरानी। हमने ये चीज़ देखते हुए टोटली पेपरलेस, पेपर निकाल ही दिया कि पेपर है ही कुछ नहीं। अब यह है कि जब पेपर नहीं है, हर चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिसाइड होनी है, उसने प्रोसेस करनी है, तो जिन लोगों को नहीं भी आता था, पर फोर्स दे हैड टू लर्न। अच्छा, सीनियर यूनिक बात बताऊं, सीनियर अफसर अमूमन जो है ना बड़े रिलक्टेंट होते हैं, ये क्या कंप्यूटर ला के रख दिया, लेकिन मैंने देखा भी वो भी बीबक करते हैं। तो मैं देखिए वो एज अब निकल गई। हमसे जो पहले ऑफिसर थे वो उन्होंने कभी खोला भी नहीं था, वो पड़ा रहता था, तो वो बड़े शाय होते थे कि आज से 10-15 साल पहले के कैसे खोलें देखें। फिर कुछ लोगों को हुई, पुरानी जनरेशन को भी कुछ के अच्छा चलो इंटरनेट देख लें। लेकिन अब तो है कि जो अब इस वक्त मौजूदा लॉट है उसमें से तो सारी जो नीचे एडिशनल कलेक्टर बोल के दे आर वेरी प्रोफिशेंट, और उनके कोर्सेज में भी ये है, वो अपने एकेडमी से भी कंप्यूटर सीखते हुए आ रहे हैं, और खैर एज भी अब कंप्यूटर की है, तो अब कोई वो नहीं है। लेकिन पुराने लोगों के साथ ऑफ कोर्स बहुत बड़े इश्यूज थे, और जब हमने शुरू किया, क्योंकि पुराने अप्रेजर लेवल पर और एओ लेवल पर, अप्रेजिंग ऑफिसर लेवल पर, उस लेवल पर थोड़ा सा सिखाना ये करना, लेकिन अब पर फोर्स उन्होंने भी सीखा और कर रहे हैं, और बल्कि वो अब करके ज़्यादा खुश हैं कि हमें तो बड़ी हैसल थी उसमें। इसमें तो हर चीज़ ऊपर करो, देखो हर चीज़ नज़र आ रही है, हर चीज़ ऑन रियल टाइम बेसिस पे जो डाटा चाहिए, इसकी बजाय कि लिखो फाइल में लग रहा है, आ रहा है, चौथे दिन आ रहा है, तो इमीडिएटली रियल टाइम बेसिस पर हर चीज़ मिल रही है उन्हें। वो भी अब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये सिस्टम हमारा बहुत बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और जानिब लेकर आता हूँ, थोड़ा सा पलटते हैं थोड़ा इस साइड को। प्रोविंसेस का अब रोल क्या होगा, क्योंकि प्रोविंसेस के अंदर आपको पता होगा, वैसे तो लैंड रेवेन्यू के लिए हमारे यहाँ हर सूबे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कायम है। अब क्या है कि वो सिंध के अंदर तो इन्होंने कायम किया सिंध रेवेन्यू बोर्ड, मतलब वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, बट दैट्स हाउ इट फंक्शंस। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्राइमरीली लैंड रेवेन्यू को मैनेज कर रही है, पर इनकी डोमेन में कुछ चीज़ें आ गई होंगी। अब इनका वो जो आप शुरू में बता रहे थे कि अब इनका इसेंशली इनका भी एक रोल है, इनका क्या रोल है, और कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एक दूसरे के साथ, जिसे मैं कह सकता हूँ कि कोई पैरेलल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो एक दूसरे के साथ मिल रही हो, जुड़ रही हो, जिसकी वजह से कोई इंटरेक्शन बढ़ता हो। कोई इंटरेक्शन वैसे होता है कस्टम्स का प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के साथ एक्सेप्ट फॉर बॉर्डर कंट्रोल? देखिए, हमारा प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के साथ शायद बहुत ज़्यादा तो ना हो, लेकिन 2 चीज़ों में जाहिर है कि हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन चाहिए। पहले तो मैं ज़रा एक ओवरऑल आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में प्रोविंसेस जो हैं दूसरे मुल्कों में, वो एक रेवेन्यू कलेक्शन और जीडीपी रेशो में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। इंडिया में 6% प्रोविंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, 12% अराउंड, मैं एक आपको रफ फिगर दे रहा हूँ, तकरीबन 5 से 6% प्रोविंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, और 12 उनकी परसेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट। तो उनकी जो टोटल रेवेन्यू की कलेक्शन है वो तकरीबन 18% है। जीडीपी रेशो की बात कर रहा हूँ, टैक्स टू जीडीपी रेशो। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ ऐसी रहीं और कुछ मसाइल ऐसे रहे कि हम प्रोविंसेस लेवल पर नहीं कर सके। आप एक तो देखिए कि एग्रीकल्चर 20-21% प्रोविंशियल एक डोमेन, जहाँ से 1% टैक्स आ रहा है, बल्कि उससे भी कम, कोई आधा %। इसी तरह में आप देखिए कि जितनी सर्विसेज हैं, सर्विसेज इस वक्त तकरीबन 58-59% ऑफ जीडीपी हैं, उनसे भी टैक्स जो है वो बहुत कम आ रहा है। अगर इसको फुली एक्सप्लोर किया जाए तो प्रोविंसेस को कोई 2-3% तो मिनिमम कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें। लेकिन वहाँ से हम अब जब से सर्विसेज गई हैं, तो मेन सर्विसेज जो हैं वो टेलीकॉम, सेलुलर कंपनीज, ये एक मेजर जो हैं वो प्रोविंस को वो कर रही हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल जो हैं कुछ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंशियल और होटल, रेस्टोरेंट्स और चेन्स, इस तरह की। लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं उससे बहुत ही कम है जो वो है। और
एनफोर्समेंट नो डाउट कि बहुत मुश्किल, अगर आप कहें कि ट्रैवल एजेंट्स या प्रॉपर्टी डीलर्स या ब्यूटी पार्लर्स या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, ये सब सर्विसेज हैं, ट्रक के अड्डे, इन सब से आप वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स और ग्रेजुअली होगा। अच्छा, ये एक कंफ्यूजन है आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वैसे आपसे पूछना चाह रहा था मैं, इसी के अंदर लुकमा आपको दे रहा हूँ। जैसे IRS है, अब वो एक ट्रेनिंग सी हमने भी वेस्ट के तर्ज, ये भी उसी आप मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए, ये भी इनकी भी उस तर्ज के ऊपर ट्रेनिंग हो जाए ना। मेरे ख्याल ये प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, थोड़ी सी फेडरल ब्यूरोक्रेसी सर फर्क होती है, मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। देखिए, इन्होंने क्योंकि प्रोविंशियल में अभी जैसे कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनाया, पंजाब ने अपना बनाया, NWFP ने अपना बनाया, और बड़ी हैंडसम कलेक्शन शुरू हुई। कहाँ के आप ये देखिए कि प्रोविंसेस को मिलता था 10-15 अरब रुपए, वहाँ से उठ के अब वो 65 अरब रुपए आ गए हैं, तो उनके पास एकदम से एक्सपेंशन हुई है। दूसरा मेरा अपना व्यू ये है कि देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट के जो मेन जो कलेक्शन है, उसमें से एक मेजर चंक जो है प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अंडर दी 18th अमेंडमेंट, अब वो ये है कि उसको हर साल जाता है उनको तकरीबन। अब आप ये देखिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो 40% अपने पास रख रही है अराउंड, और कोई 58-59% प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो जाता है। अब एक बड़ी अमाउंट जो है अगर मुझे ज़ाती तौर पे मिलनी शुरू हो जाए तो मेरी एफ़र्ट थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती हैं। लोग जो हैं वो इस बात को वो करते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए या एफ़र्ट्स। खैर, अब तो प्रोविंसेस की एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से 8-10 से मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 60-65 यहाँ पर, इसी तरह पंजाब में बड़ी ही 5-6 टाइम्स उन्होंने अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ किए हैं, और आगे नज़र आता है कि वो फ्यूचर में इंक्रीज़ होंगे, तो उस वक्त हमारी टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो वो थोड़ी सी सॉलिस है ना प्रोविंसेस में कि फेडरल गवर्नमेंट से इतना मिल जाएगा, तो फिर वो उनकी एफ़र्ट थोड़ी सी, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आपको कोई फार्मूला, कोई इस तरह का कोई इंसेंटिव, कोई चीज़ रखनी चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सी टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन ऑफ कोर्स 18th अमेंडमेंट अपनी जगह पर है, वो चल रहा है, और बेहतरी भी आ रही है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पास्ट। लेकिन अभी भी टैक्स टू GDP रेशियो में देयर इज़ अ नीड कि एटलीस्ट 2-3% मिनिमम प्रोविंसेस से आए, तो फिर हमारी टैक्स टू GDP रेशियो वैसे ठीक भी हो जाएगी। 11-11.5-12% पे फेडरल गवर्नमेंट आ जाए, 2-3% वो जमा करें, तो 15% इज़ वेरी रीजनेबल। आप जब ये बात करते हैं तो दिस मीन्स आपकी कोई 4-1% इंक्रीज हो जाएगी। 4% मीन्स कि आपका 1400-1500 अरब रुपए इंक्रीज हो जाएगा। तो उस सूरत में ये है कि प्रोविंसेस और उनको थोड़ा सा अपना, फिर वो जो आप बता रहे हैं कि 350 अरब के बराबर में 1% है, हाँ, तो उसमें फिर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जाहिर बात है, जब हमें 1-2% अगर और कर लें तो वो एडिशनलिटी हमारी, एनीथिंग इज गुड, मतलब हमारे सिचुएशन के अंदर तो एनी अमाउंट इज गुड, व्हाटएवर कम्स इन एडिशनली, क्योंकि एट द टाइम आखिर में यही हो रहा होता है। खैर, वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाएगा कि वो आखिर में हम लोगों का जो एक रेवेन्यू टारगेट होता है वो फिर रीएडजस्ट होता है थोड़ा सा। खैर, उसके बारे में बात, कोई रीएडजस्टमेंट नहीं हुई। मैं आपसे गुजारिश करूँ, कोई वो नहीं हुई पिछले सालों के बरअक्स, कि हमेशा पहले ये होता है कि आपने जुलाई में कर दिया, फिर आपने मार्च में कहा कि अच्छा ये नहीं हो सकता, IMF से बात की, उनसे भी ये वो थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हुए, रियलिटीज़ देखते हुए, फिर कोई मई जून में और नीचे कर दिया, तो चलिए उसके नज़दीक पहुंच गए। ये वाहिद साल है जहाँ पर के जो पहली दफ़ा बड़ी हायर साइड पर टारगेट फिक्स हुआ, विच और हो गया अचीव, ना सिर्फ एक्सीड किया। 3102 अरब रुपए था कि 3115 अरब रुपए एक्सीड करके तो अचीव किया, और पहली दफ़ा है कि कोई डाउनवर्ड रिवीजन नहीं हुई, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, जो ओरिजिनल टारगेट था उसी को किया। एंड दैट्स वाई कोई आपको ये 20% और कस्टम साइड पे 26% ग्रोथ नज़र आती है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर दैट इज एंडिंग नाउ। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ माशी तरक्की के लिए तो एक चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं वो है हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स, विच इमर्ज आउट ऑफ सनत, मतलब इंडस्ट्री। अब यह कि ये दोनों पैरेलल रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ा एक ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशन आ गई, जैसे आपने बताया कि रेवेन्यू टारगेट तो हमने मीट कर लिया, अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट टारगेट हमने मीट नहीं किया, उधर हम मार खा गए थोड़ी सी कह लें आप, या हालात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मईशत भी दबाव का शिकार है। हाउ डू वी फिक्स दैट प्रॉब्लम, बिकॉज वो तो फिर किसी के सबके डोमेन से बाहर है, आपके डोमेन से भी बाहर है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर ही उसका ओनस आता है, वो फिर उसको अगर गवर्नमेंट पे ट्रांसफ़र करना चाहे दैट्स अनदर थिंग, बट हाउ डू यू सी दिस?
देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट्स है, एक तो एक्सपोर्ट्स में कुछ तो, अगर मैं कस्टम्स की बात करूँ तो कस्टम्स के रोल ऐसे हैं कि वो एक फैसिलिटेटर के तौर पर हम काम करते हैं। पहले ज़रा जनरली मैं बात कर लूँ कस्टम्स की, कि नॉर्मली कस्टम्स में क्या है कि आप ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स और रिबेट के रेट्स फिक्स कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है, हम फैसिलिटी देते हैं कि लोग जो हैं ड्यूटी फ्री बगैर ड्यूटी पे की आइटम लेके आएँ फैक्ट्री में, वहाँ पर बनाएं और एक्सपोर्ट कर दें। जी जी, कोई ना लेना ना देना गवर्नमेंट ने। अगर आपने ड्यूटी पे कर दी है तो वो फिर आपको वापस हो जाती है इन शेप ऑफ रिबेट्स। तो रिबेट के रेट्स फिक्स करना, टाइमली उनको प्रोसेस कर देना, दे देना। कभी कभार उसमें थोड़ा डिलेज भी होते हैं, लेकिन रिबेट्स में अब इतना इशूज़ जो है वो नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ ड्यूटीज़ नीचे आ गए हैं तो रिबेट के रेट्स भी अकॉर्डिंगली कम हो गए। तीसरा फिर ये कि बहुत सारी और स्कीम है हमारी। द सेल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स जी, that they charge and then they return. Now I think they've made it zero rating, but some of them say that a portion will still be collected. Now I'm not really sure. नहीं, वो ये है कि जो 5 सेक्टर्स हैं उनको ज़ीरो रेट किया, जीरो रेट किया, कि उनके ऊपर जो है वो कोई टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन नॉर्मली इसके अलावा जो हैं उन पर अगर आप सेल्स टैक्स पे करते हैं इनपुट्स के ऊपर और गुड्स के ऊपर, और गुड्स एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो उनका जो सेल्स टैक्स आपने उनकी तैयारी में उस रॉ मटेरियल पे किया हुआ है इनपुट्स के ऊपर, वो वापस हो जाते हैं। बट हु कलेक्ट्स दैट? यू इसका आंसर लेते हैं और सम अदर एजेंसी, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, बात कर रहे हैं हम सैयद तनवीर अहमद साहब के साथ, डायरेक्टर जनरल कस्टम्स। ब्रेक पे जाने से पहले एक्सपोर्ट्स के मुतालिक बात हो रही थी, आपने सेल टैक्स के मुतालिक बता रहे थे। आपने कहा कुछ सेक्टर्स को ज़ीरो रेट कर दिया गया है, जिन पर सेल टैक्स लिया जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, वो क्या कस्टम कलेक्ट करती है उसको? सेल्स टैक्स तो देखिए ना, कोई आदमी अगर एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी कोई भी प्रोडक्ट, तो वो इम्पोर्टेड भी यूज़ कर सकता है उसमें रॉ मटेरियल या इनपुट्स उसमें, और लोकल भी यूज़ जो कर उसने सकता है, ठीक है, प्रोक्योर किए। अगर उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे किया है किसी भी स्टेज पर, तो वो उसको हम वापस करते हैं, तो वो सेल्स टैक्स रिफंड जो है वो क्लेम कर लेते हैं। आपके यहाँ करेगा? नहीं, वो करता है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, दैट्स सेपरेट, सेपरेट IRS में, IRS, हाँ, इंटरनल रिव्यू, जी, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस सर्विस, जो जी, है जी। हमारी, तो वहाँ पर वो करता है, वहाँ पर सेल्स टैक्स के रिफंड दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट के सिलसिले में मैं आपसे करूँ गुजारिश कि हम दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम कंपेटिटिव नहीं हैं, दूसरे हमारे पास सरप्लस भी तो नहीं है। देखिए, आपके पास सबसे पहले तो सरप्लस होना चाहिए। आपकी इकोनॉमी में अपनी प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए कि आपकी अपनी ज़रूरत पूरी करके आप सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सरप्लस जब प्रोड्यूस आप करते हैं तो उसके बाद फिर आप ये है कि उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। फिर वहाँ पर पहला सवाल आता है कि अच्छा, सरप्लस तो है, क्या वो कंपेटिटिव है कि नहीं है? बेसिस ऑफ ट्रेड जो है एक तरह का बैनर अक़वामी सतह पर, कि आप यानी कि वो कॉस्ट आपकी मिल रही है, वारे में आ रही है कि नहीं आ रही है, और आप इंटरनेशनल वैल्यूज़ को कम्पीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर सही पा बात रहे हैं। है। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास सरप्लस जो है उसकी बड़ी कमी है जी। आप कॉटन देखें, इट्स अ हार्ड लक कि हमारी जो है इस दफ़ा क्रॉप जो है बहुत कम हुई है। तो जाहिर है कि अब हमें बाहर से कॉटन मंगवानी पड़ेगी, हम उसे यार्न बनाएंगे, बाहर भिजवाएंगे। अगर हमारी अपनी ही इतनी बेल ज़्यादा होती तो सरप्लस होता, हम किसी भी शक्ल में कॉटन या उसकी आगे प्रोसेसिंग करके यार्न या आगे फर्दर वैल्यू ऐड करके भिजवा देते। सीमेंट का एक सेक्टर है जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्शन पूरी करके भी सरप्लस हैं थोड़े से, तो वो फिर ये होता है कि हम इंडिया को, इधर ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं। सर, मैंने यहाँ पर एक लुकमा देना था आपसे। बात ये कि सीमेंट की बात करके आपने जो है ना छल नहीं कर दिया, मेरे कुछ ज़ख़म आपने कुरेद दिए। बात कुछ ऐसी हुई कि एक वक्त के ऊपर आपको याद होगा, आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले या उससे ज़्यादा, ये बात हुई थी कि पाकिस्तान सीमेंट के अंदर रीजनल लीडरशिप ले लेगा। कलर कहार के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, और नाजरीन को बताते चलो दैट्स बिकॉज लाइमस्टोन इन द माउंटेंस इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर इट। और फिर हमने ये सोचा कि इंडिया के ऊपर भी हम राज करेंगे, सारा सीमेंट हम भेजेंगे। कुछ लोगों ने कहा जी सीमेंट के साइलो तैयार हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। क्या हुआ सर, क्यों हुआ, यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। नहीं, अभी
ये है कि इंडिया हमारा बहुत सीमेंट जाता रहा है, ज़्यादा है। हाँ, अच्छा। और हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, तो वो तो कोई ऐसा वो नहीं है माजी में। इसके अलावा भी हम मुल्कों को सीमेंट की एक्सपोर्ट लेकिन मुस्तकबिल में कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। और अब ये 2-3 यूनिट्स की जो बात हो रही है वो कलर कहार में जी 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 लगाए हैं और उसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है। और सबसे बड़ा हमारा जो है वो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी सीमेंट की है, वही ग्रुप लगा रहे हैं। तो इस वक्त ये है कि वहाँ पर जिस वक्त ये दोनों तीनों सीमेंट के यूनिट चलेंगे, एक्सपेंशन एक तरह की हो जाएगी ना? एक्सपेंशन और नए यूनिट लगेंगे तो क्या है, वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास अगर सरप्लस है, आपके पास कमोडिटी, तो तभी आप दे सकते हैं ना। तो सीमेंट में तो हमारे पास ऑलरेडी, और इन यूनिट्स लगने से बहुत कैपेसिटी इंक्रीज होगी और हम करेंगे एक्सपोर्ट। दो बहुत बड़ी मार्केट थी एक्चुअली, एक तो अफगान रिकंस्ट्रक्शन में हमारा पैसा ये सॉरी सीमेंट लगना, तो दूसरा हमें इराक के कॉन्ट्रैक्ट लगा दिला के दिए थे इन्होंने जब हमने कोलिशन को सपोर्ट किया था। तो उसमें लोगों का गया है माल, ये मुझे पता है, उस जमाने में बहुत गया है, आज मुझे पता नहीं। नहीं, लेकिन अब वो वहाँ पर इराक में तो जाहिर है कि इतना वो वाली हाल नहीं है। और अफगानिस्तान में भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी वो भी हैं जारी, लेकिन शायद के जो 2-4 साल पहले जब पूरी तौर पर एड फ्लो कर रही थी तो उस वक्त जो बूम पे थी उससे ज़रा सा कम है। लेकिन अभी भी काबुल में इधर उधर बहुत एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं, तो उनके वो पूरे करने के लिए बहरहाल उनके पास और भी सोर्सेज हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, और पाकिस्तान सबसे बड़ा अफगानिस्तान का तजारती पार्टनर है। और अभी भी हम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे और अदरवाइज जो हमारी ट्रेड है वो मतलब कि $2 बिलियन से ज़्यादा हम भेज देते हैं वहाँ पर चीज़ें। तो बहुत बड़ा हमारी ईरान से है, ये अफगानिस्तान से हमारी है। ईरान वाला तो आपने पिछली दफ़ा बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो अफगानिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी। इसके अलावा जो बात है कि दूसरा हमारे पास आई थिंक के वैल्यू में हम एडिशन नहीं कर पा रहे, बहुत बेसिक्स। थर्डली टेक्नोलॉजी पे हमारा जोर नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया में हमारी जो चीज़ें हैं या तो बहुत कम, या फिर ये है कि हम बेसिक्स जो हैं जैसे कि यार्न हो गया, ये हो गया, फ्रूट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई, कोई मैंगो, ये वो इस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं। जी जी। लेकिन दुनिया में इन तमाम चीज़ों की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। बाकी जो असल में जो दुनिया की मार्केट है वो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स, मशीनरी आइटम्स और दूसरे हैं। आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पर कि हमें टेक्सटाइल सेक्टर ठीक है अपनी जगह पर है, बड़ा साइड बाय साइड सपोर्टिंग टेक्सटाइल, हमें दूसरे एवेन्यूज़ अब और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने चाहिए, दूसरी कमोडिटीज़। अच्छा सर, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ज़र मुबादला का फ़्लो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ऑब्जेक्टिव इशू है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क से ये जो करेंसी कंट्रोल का मामला है, ये आप लोगों के इन्फोर्समेंट के पास भी उसका एक पोर्शन आएगा, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये रेगुलर पोर्ट्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो डिक्लेरेशन में आ जाती हैं, इफ़ समवन इज़ ब्रिंगिंग इट इन और टेकिंग इट आउट, ऑफ कोर्स वो तो डिक्लेयर आपके स्टाफ को करेंगे, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर यू आर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग द रिट ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू। एम आई करेक्ट? अगर कोई फॉरेनर लाता है तो, अगर कोई लोकल यहाँ से लेकर जाता है तो उस केस में क्या होता है? मतलब जस्ट इन केस, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, वैसे बता रहा हूँ कि इफ यू हैव अ सर्टेन एक्सटेंट इज अलॉटेड, उससे ऊपर अगर कोई ले जाना चाहता है तो फिर क्या इशू है? हाउ डू यू इन्फोर्स? देखिए, वो अगर आप लिमिट है इतने डॉलर जो है $10,000 से कम जो है आपको डिक्लेयर भी करनी है, आपको बताना भी है, उसको वो $5,000 करने का भी चल रहा है, लिमिट कम कर दी जाए तो। लेकिन ये है कि उससे अगर आप ज़्यादा लेके जाते हैं तो नहीं ले जा सकते, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। बहुत सारे डेली केसेस भी इन कैश, इन कैश बनते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज देखें कि बहुत बड़ा एक इशू है कि यहाँ से बाहर ना जाए, एक्सपोर्ट की सूरत में पूरा वापस आए, और तीसरा रेमिटेंसेस। मैं आपको वो करूं कि एक्सपोर्ट्स में मेरी बल्कि एक सजेशन भी है जी कि एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने बहुत कम वैल्यूज़ को चेक किया। हम नॉर्मली यही करते हैं कि जितने का उन्होंने कर दिया, लेकिन हमारे सामने बेबहा ऐसे केसेस आते हैं कि ये $100 की चीज़ है, ये $80 में लिखा और एक्सपोर्ट कर अंडर इनवॉइस कर, $20 जो है वो वहीं रख लिए, उसने वहाँ पर रखे और उसने $80 वापस मंगवा लिए। उसने कहा मैं किसी और तरीके से मंगवाऊंगा, मुझे $1-2 ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसने इंपोर्ट अंडर इनवॉइस की और वही पैसे वहीं से पे कर दिए। दिस इज़ अ वेरी कॉमन कि अगर बहुत सारे इस तरह के, तमाम तो नहीं लेकिन इट्स इन आवर नॉलेज के इस तरह के बहुत केसेस हैं
कि लोग जो हैं वो अंडर इनवाइसिंग एक्सपोर्ट्स में कर रहे हैं। बीच में एक दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने थोड़ी सी इस पर इनिशिएटिव बहुत साल पहले लिया और उन्होंने कुछ कमोडिटीज़ की प्राइसेस फिक्स कर दी कि इंटरनेशनल मार्केट में इतने से आप नीचे कर ही नहीं सकते। उससे फिर ये हुआ कि लोगों ने करनी शुरू की तो ऑटोमेटिक आपकी कोई 10-15-20% एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गई। लेकिन लोगों ने फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करना शुरू किया जी कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन आज भी मेरी सजेशन है कि अगर आप सब नहीं तो डिफरेंट सेक्टर्स की स्टडी FBR में और कॉमर्स में जारी रहनी चाहिए और कोई कानून होना चाहिए कि जहाँ पर है आप एसोसिएशंस को बुला लें, आप उनकी चैम्बर्स को बुला लें, उनके साथ मिलकर बैठ के तय कर लें कि इंटरनेशनल मार्केट ये है, ताकि जो ज़्यादातर लोग ठीक कर रहे हैं लेकिन जो लोग इंडिविजुअली इसको मिसयूज़ कर रहे हैं कि कोई चेक नहीं है, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स अगर 20 बिलियन है, हो सकता है कि वो 2200 हो सकता है वो 2300, और ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है। आई थिंक स्टैटिस्टिकल करेक्शन जरूरी है ना, स्टैटिस्टिकल नहीं कि वैल्यू वाइज जितनी आप चीज़ है उतने डॉलर आने भी चाहिए। हम चीज़ें तो शायद ज़्यादा भेज रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं बहुत केसेस में, कुछ कमोडिटीज़ इस तरह के डायरेक्ट इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। दूसरे ये कि एक तो यहाँ से कम आ रहे हैं, सेकेंडली जब आप फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस हमारी जो हैं वो आ रही हैं जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ क्रॉस्ड $20 बिलियन जो है उसके अराउंड बहुत बड़ी एक मतलब के अमाउंट जो है पाकिस्तानी भेज रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जेन्युइन है। लेकिन अगेन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वाइट करने के लिए वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मंगवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई दफ़ा FBR ने और कई हलकों ने ये तजावीज़ दी कि इस तरह की जो अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज हों और बड़ी अमाउंट्स हों उसको आप टैक्स करें। जो लोग तो अपना नॉर्मल मंगा रहे हैं ठीक है, लेकिन खैर वो डेफिनेशन और ये वो बनाने में, लेकिन आई थिंक कि इस वक्त तक पॉलिसी हमारी ठीक है। लेकिन वैसे एक ये इसका पहलू है कि जो टैक्स एविजन का पहलू है कि यहाँ पर आप देखिए कि 30% टैक्स बचाया, 2% हवाले पे मंगवा लिया। खैर उससे ये है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज बहरहाल गवर्नमेंट को मिल रहा है एक बहुत उसमें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म, कहीं कोई चेक्स बहरहाल कहीं होने चाहिए, तमाम नॉट अक्रॉस दी बोर्ड बट ऑन फ्यू ट्रांजैक्शन जो कि मशकूक हों कहीं पर, चाहे वो आप स्टेट तो बैंक फ्लैग करते हैं ना, जब वो आपका सिस्टम फ्लैग करता है इंपोर्ट पर, नहीं करता क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है एक्सपोर्ट पे नहीं करता, इंपोर्ट पे करता है। नहीं, किसी पे भी नहीं करता। अच्छा। ये फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्टेट बैंक का डोमेन है, तो कहीं आई थिंक इसको हमें कहीं देखना चाहिए जो ड्यूबियस किस्म की हों। आजकल तो वैसे ही बहुत लाने में ले जाने में दुनिया में पाबंदियां लग रही हैं, तो इसको भी ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस को कहीं कोई एक चेक होना चाहिए, इसके बजाय कि हमने बिल्कुल ही आज़ाद रखा हुआ है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो जो है मैं जो पूछ रहा था, दैट्स पार्शियली इन योर डोमेन, पार्शियल? नो, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं, वो स्टेट बैंक और उसका उनका वो डोमेन है। हम तो सिर्फ ये है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ गई, उसके ऊपर रिबेट दे दिया, टू दैट एक्सटेंट कितनी वैल्यू है बस उसको देख लिया, एंड दैट्स ऑल। हाँ, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दूसरी जानिब लेकर जाता हूँ। हमारे मुल्क में जब तिजारत की बात करते हैं तो तिजारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज वो ये है कि WTO रेजीम आ गई, वो कहती है आज़ाद तिजारत मुस्तकबिल दुनिया है, उसी के लिए ये रिव्यू है। देखें, WTO इज़ बेसिकली आपके जो डिक्टेटिंग रूल्स हुआ करते थे, आई थिंक दे यूज्ड टू कॉल इट गैट्स एट वन टाइम, दीज आर द डिक्टेटिंग रूल्स इवन फॉर कस्टम्स, दैट्स बेसिकली इट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू कस्टम्स। अब उसको WTO कह देते हैं, वो बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर के सामने आता है, बट बेसिकली इट वाज अ डिक्टेटिंग सुप्रा काउंसिल ऑफ कस्टम्स। गेट वैल्यूएशन, हाँ, गेट्स, आई मीन दैट्स हाउ इट यूज्ड टू वर्क, आई थिंक क्योंकि टैक्सेस एंड टैरिफ्स का ही था ना वो सारा गेमावा, आप उसको WTO कह लें। अच्छा, इस रजीम के अंदर अब आपने या तो खुद कर लें ट्रेड एग्रीमेंट खुले, नहीं तो फिर आगे जाके आपको करने पड़ेंगे ज़बरदस्ती। तो अब आपने FTA किए हैं, PTA किए हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसकी रेलेवेंस है आजकल की इन्वायरमेंट में, ये बताएं। देखिए, हमारे यहाँ शुरू में हम बड़े एंथुजियास्ट थे जब हमने ये आज से 10-15 साल पहले हमने शुरू किए FTA और PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। हमने चाइना से किया, श्रीलंका से, मलेशिया से, और लेकिन ये है कि वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे मेरे ख्याल में जो शुरू में हुए आज से 10-15 साल पहले, उस पर बग़ैर तैयारी किए एज सच
हमने अपनी लिस्ट खोल दी। लेकिन बहुत बाद हमें ये ख्याल आया कि हम देखें तो सही कि हमें फ़ायदा क्या हुआ। उन्होंने भी लिस्ट खोल दी ये देखे बगैर कि क्या हम वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। आप मुझे कोई 500 चीज़ें दे दें, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 4 चीज़ें, तो मुझे ऐसे किसी बाहर के कंट्री के FTA का क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, मेरे पास है ही नहीं वो चीज़ आपने। तो वो जो हमने जब बाद में इसको देखा तो चाइना से बहुत बड़ा जो एक FTA का जी हमें बहुत बड़ा वो हुआ, मैं समझता हूँ कि डिसबैलेंस जो है ना वो क्रिएट हुआ। लेकिन जाहिर है क्योंकि चाइनीज़ जाहिर है कि हमारे बड़े क्लोज और हमारे मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन क्या करें वक्त बड़ी जल्दी से गुजर गया। बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि आज हमने कवर की हैं, लेकिन अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा हम स्ट्रक्चर्ड तौर पर और थोड़ा कस्टम से और एसोसिएटेड जो लोगों की भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करें। आपका बहुत शुक्रिया सैयद तनवीर अहमद साहब, डायरेक्टर जनरल कस्टम्स पाकिस्तान, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम के अंदर। नाजरीन, हमने गुफ्तगू की, बहुत सारे मामलात थे जिनके ऊपर बात करना काफ़ी अरसे से ड्यू था। मैंने कहा आज उन पर बात कर ली जाए तो अच्छी गुफ्तगू रही। हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, अपने पैगामात हमें ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।